Bismillahirrahmanirrahim. Today we shall discuss about beta decay. Also we shall study some important properties of beta particles. So what is beta decay? Beta decay is a type of radioactive decay in which a beta particle, which is the fast energetic electron or positron, is emitted from an atomic nucleus, transforming the original nuclide to an isobar of that nuclide. अब बीटा डिके क्या है? बीटा डिके एक ऐसा रेडियो एक्टिव डिके है. रेडियो एक्टिव डिके हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें एक अनस्टेबल न्यूक्लियस जो है वो डिके करता है, टूटता है, साथ में कुछ पार्टिकल्स या रेडिएशंस जो है उनको एमिट करता है. सो ये भी एक किस्म का रेडियो एक्टिव डिके है, यानी इसमें भी रेडिएशंस एमिट होंगी. और वो रेडिएशंस क्या हैं? दे आर बीटा पार्टिकल्स. बीटा पार्टिकल क्या हैं? दे आर फास्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन. या तो वो बहुत तेज़ी से मूव करने वाला जो है वो इलेक्ट्रॉन हो सकता है, या फिर वो पॉजिट्रॉन हो सकता है. पॉजिट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल है. अब जितना भी मैटर हमारे पास यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है, हर पार्टिकल का एंटी पार्टिकल मौजूद है. यानी न्यूट्रिनो है तो उसके लिए एंटी न्यूट्रिनो मौजूद है, इलेक्ट्रॉन है तो उसका एंटी पार्टिकल पॉजिट्रॉन है, अगर प्रोटॉन है तो एंटी प्रोटॉन भी एग्जिस्ट करता है. सो हर पार्टिकल का एंटी पार्टिकल मौजूद है. सो बीटा डी के पार्टिकल क्या है? ये तो या तो फास्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं और या फिर ये पॉजिट्रॉन हो सकते हैं. यानी इलेक्ट्रॉन का जो एंटी पार्टिकल है, पॉजिटिव चार्ज रखने वाला पॉजिट्रॉन भी हो सकता है. इज इमिटेड फ्रॉम एन एटॉमिक न्यूक्लियस. और जब ये बीटा डिके होता है, यानी बीटा पार्टिकल इमिट होता है, या तो इलेक्ट्रॉन इमिट होता है या फिर पॉजिट्रॉन इमिट होता है, कोई एक प्रोबेबिलिटी होती है. सो उसके नतीजे में क्या होता है कि आपका जो ओरिजिनल न्यूक्लियाइड होता है, यानी एक्चुअल जो आपका न्यूक्लियस होता है, वो कन्वर्ट हो जाता है टू एन आइसोबार ऑफ दैट न्यूक्लियाइड. अब आइसोबार क्या है? एक टर्म आपने पढ़ी थी, आइसोटॉप्स. सो आइसोटॉप्स हमारे पास वो एलिमेंट्स होते हैं जिनके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट होता है. यानी एक ही एलिमेंट के मुख्तलिफ वेरिएंट्स होते हैं. आप कह सकते हैं हाइड्रोजन है तो 3 तरह के हाइड्रोजन एलिमेंट्स पाए जाते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम है, यानी प्रोटॉन्स की तादाद सेम है, न्यूट्रॉन्स की तादाद मुख्तलिफ है. उसके ऑपोजिट टर्म हमारे पास आती है आइसोबार. तो आइसोबार हमारे पास वो न्यूक्लाइड्स होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो सकता है लेकिन मास नंबर सेम होता है. यानी दो डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, यानी एक का हो सकता है 15 है, दूसरे का एटॉमिक नंबर 16 है, लेकिन उनका जो मास नंबर है दैट इज़ सेम. तो उनका मास नंबर सेम होता है. सो आइसोबार वो एलिमेंट्स हैं जिनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट और मास नंबर सेम होता है. सो बीटा डिके के नतीजे में जो हमारे पास नया न्यूक्लियस बनता है उसका जो मास नंबर है वो पहले जो हमारा पेरेंट एलिमेंट होता है उसके मास नंबर के बराबर होता है. यानी हम ये कह सकते हैं कि जब बीटा डिके होता है तो उस एलिमेंट के मास नंबर में, यानी टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स में कोई भी चेंज नहीं आता. Beta decay occurs when in a nucleus with too many protons or too many neutrons, one of the proton or neutron is transformed into the other. अब ये अल्फा डीके के केस में भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि जब बहुत ज़्यादा प्रोटॉन या न्यूट्रॉन हो जाए, न्यूक्लियस आपका हैवी हो जाए, सो वहाँ पे आपका न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है. सो बीटा डीके क्यों होता है कि एक किसी भी न्यूक्लियस के अंदर जब प्रोटॉन या न्यूट्रॉन ज़्यादा हो जाते हैं, यानी प्रोटॉन ज़्यादा हो गए या न्यूट्रॉन ज़्यादा हो गए, तो प्रोटॉन जो है या न्यूट्रॉन वो अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं इनटू द अदर. मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद में बैलेंस होना चाहिए. अगर प्रोटॉन ज़्यादा हो गए हैं न्यूक्लियस के अंदर तो वो क्या करते हैं? अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं, यानी प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है. और अगर न्यूट्रॉन ज़्यादा हो गए हैं न्यूक्लियस के अंदर तो न्यूट्रॉन जो है वो चेंज होके अपने आप को ट्रांसफॉर्म करके प्रोटॉन में कन्वर्ट कर लेगा. Both reactions occur because in different regions of the chart of the nuclides, one or the other will move the product closer to the region of stability. अब दोनों के दोनों रिएक्शंस क्यों होते हैं? क्योंकि किसी ना किसी तरह दोनों प्रोसेस के अंदर आपकी जो प्रोडक्ट है वो स्टेबिलिटी के करीब जा रही होती है. यानी जितना भी डीके होता है, जितने भी रेडियोएक्टिव प्रोसेस होते हैं, उनका मकसद स्टेबिलिटी गेन करना होता है. सो प्रोटॉन की तादाद न्यूट्रॉन से बढ़ जाए, न्यूट्रॉन की तादाद प्रोटॉन से बढ़ जाए, फिर भी आपका न्यूक्लियस अनस्टेबल हो जाता है. तो बीटा डीके के नतीजे में क्या होता है? यानी जब या प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो या न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो, दोनों केसेस में आपका जो न्यूक्लियस है वो स्टेबिलिटी के करीब जा रहा होता है, यानी स्टेबिलिटी को गेन कर रहा होता है. These particular reactions take place because conservation laws are obeyed. इन दोनों reactions के अंदर जो conservation laws हैं वो obey हो रहे होते हैं. अब conservation law क्या है?
बेसिकली चार्ज कंजर्वेशन की हम बात कर रहे हैं. इलेक्ट्रिकल चार्ज कंजर्वेशन रिक्वायर्स दैट इफ एन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल न्यूट्रॉन बिकम्स अ पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन एन इलेक्ट्रिकली नेगेटिव पार्टिकल मस्ट ऑल्सो बी प्रोड्यूस्ड. अब कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हमारे पास क्या कहती है कि कहीं भी चार्ज क्रिएट या डिस्ट्रॉय खुद से नहीं हो सकता. यानी इसका मतलब ये है कि ओवरऑल यूनिवर्स का जो चार्ज है वो कांस्टेंट रहता है. अब यूनिवर्स का चार्ज किस तरह कांस्टेंट रह सकता है कि अगर कहीं पे पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल प्रोड्यूस हुआ है तो साथ ही साथ उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए एक नेगेटिव पार्टिकल भी प्रोड्यूस होना चाहिए. सो अगर न्यूक्लियस के अंदर अगर एक न्यूट्रॉन जो है वो अपने आप को प्रोटॉन में कन्वर्ट कर रहा है तो इसका मतलब एक न्यूट्रल एलिमेंट से एक पॉजिटिव एलिमेंट या एक पॉजिटिव न्यूक्लियॉन बन रहा है. सो अगर एक पॉजिटिव पार्टिकल जनरेट हुआ है वहाँ पे तो साथ ही साथ उसका नेगेटिव पार्टिकल भी जनरेट होना चाहिए. बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आपने पेयर प्रोडक्शन के केस में देखा होगा कि एक फोटॉन जो कि चार्जलेस पार्टिकल है जब वो डिके करता है तो इलेक्ट्रॉन और साथ में पॉजिट्रॉन बनाता है. यानी जहाँ पे एक नेगेटिव पार्टिकल जनरेट होता है वहाँ पे साथ ही साथ उसका एंटी पार्टिकल पॉजिटिव पार्टिकल बनना भी ज़रूरी है. और अगर एक पॉजिटिव पार्टिकल जनरेट होता है तो साथ ही साथ उसका एक नेगेटिव पार्टिकल भी जो है वो जनरेट होना ज़रूरी है ताकि यूनिवर्स का जो टोटल चार्ज है उसको कंजर्व रखा जा सके. सो ये कंजर्वेशन लॉज जो हैं ये बीटा डीके के अंदर ओबे हो रहे होते हैं. सो वी हैव टू टाइप्स ऑफ बीटा डीके नेमली बीटा माइनस डीके एंड बीटा प्लस डीके. अब इनको बीटा माइनस और बीटा प्लस क्यों कहते हैं? What is beta minus decay? In beta minus, a neutron is transformed to yield a proton, causing an increase in the atomic number of the atom. बीटा माइनस डीके में क्या होता है कि एक न्यूट्रॉन जो है वो ट्रांसफॉर्म हो रहा होता है इनटू अ प्रोटॉन. न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन में बदलता है. तो जब न्यूट्रॉन जो है वो प्रोटॉन में चेंज हो रहा होता है तो लाजमी तौर पे जो एटॉमिक नंबर है उस न्यूक्लियस का वो एक पॉइंट बढ़ जाएगा. यानी प्रोटॉन्स की तादाद बढ़ेगी और एटॉमिक नंबर जो है वो प्रोटॉन्स की तादाद को रिप्रेजेंट करता है. सो जब एक प्रोटॉन बनेगा तो एटॉमिक नंबर भी एक पॉइंट से बढ़ जाएगा. द न्यूट्रॉन इज़ न्यूट्रल बट द प्रोटॉन इज़ पॉजिटिव. अब वहाँ पे न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल था लेकिन उससे जो पार्टिकल बना वो एक पॉजिटिव पार्टिकल बना. टू मेंटेन द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, अब चार्ज को कंजर्व रखने के लिए क्या होगा, द न्यूक्लियस इन द प्रोसेस ऑल्सो प्रोड्यूसेस एन इलेक्ट्रॉन. तो उस प्रोसेस में फिर न्यूक्लियस क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन भी प्रोड्यूस करता है. उस इलेक्ट्रॉन को हम बीटा पार्टिकल कहते हैं. वो बीटा पार्टिकल न्यूक्लियस में से एलिमिनेट हो जाता है, उसमें से निकल जाता है, बाहर एमिट हो जाता है. यानी न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर ही जो आपका न्यूट्रॉन है वो प्रोटॉन में बदल गया. सो प्रोटॉन भी उसके अंदर ही रहा, न्यूट्रॉन जो है वो प्रोटॉन में बदल गया. लेकिन साथ ही साथ प्रोटॉन के एक इलेक्ट्रॉन और एक एंटी न्यूट्रिनो भी बनता है. सो चूँकि इलेक्ट्रॉन निकलता है इसलिए हम उसको बीटा माइनस कहते हैं, क्योंकि हमने कहा दो तरह के बीटा पार्टिकल हैं. एक इलेक्ट्रॉन हो सकता है उसको हम बीटा माइनस भी कहते हैं, या पॉजिट्रॉन हो सकता है जिसको हम बीटा प्लस कहते हैं. सो इलेक्ट्रॉन एमिट होता है और साथ में एंटी न्यूट्रिनो. अब एंटी न्यूट्रिनो जो है उसकी एग्जिस्टेंस हमें किस तरह से पता चली, जब हम कंजर्वेशन ऑफ मास और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को डिस्कस करते हैं बीटा पार्टिकल के अंदर तो हमें पता चलता है कि अगर हम सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन को और प्रोटॉन को कंसीडर करें प्रोडक्ट साइड पे तो हमारे पास जो कुछ मैस है वो हमें मिसिंग मालूम होता है. यानी कंजर्वेशन ऑफ मास तो हमें ये कहते हैं ना कि रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास बराबर होना चाहिए, लेकिन जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हमें कुछ मास जो है वो मिसिंग मिलता है. उस मिसिंग मास को फिर उसके बाद जो है वो डिस्कवर किया गया और हमने एंटी न्यूट्रिनो का जो है वो कॉन्सेप्ट दिया कि वहाँ पे एक्चुअली एक स्मॉल साइज्ड पार्टिकल एंटी न्यूट्रिनो जो है वो भी बन रहा होता है. तो उसको जब हम कंसिडर करते हैं एंटी न्यूट्रिनो की प्रेजेंस को तो फिर हमारे पास जो मैस है वो कंजर्व होता है. यानी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट का जो मैस एनर्जी है वो सेम रहती है. एंटी न्यूट्रिनो इज़ द एंटी मैटर काउंटर पार्ट ऑफ न्यूट्रिनो. अब एंटी न्यूट्रिनो क्या है, ये न्यूट्रिनो का एंटी मैटर है. मैंने कहा था हर पार्टिकल का एंटी पार्टिकल मौजूद है. और न्यूट्रिनो क्या है ये हम एलिमेंट्री पार्टिकल्स के अंदर बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं. तो यहाँ वहाँ पे हमने तीन तरह के न्यूट्रिनो पढ़े थे. तो यहाँ पे जिस न्यूट्रिनो की हम बात करें दिस इज़ बेसिकली इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो. हमने कहा था तीन तरह के न्यूट्रिनोज हैं, एक इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो है, म्यू न्यूट्रिनो है और टॉ न्यूट्रिनो है. सो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो की बात हो रही है. सो न्यूट्रिनो का काउंटर पार्ट यानी उसका एंटी मैटर जो है वो एंटी न्यूट्रिनो बीटा माइनस डीके में बनता है. बोथ ऑफ दीज आर न्यूट्रल पार्टिकल्स विद लिटिल मास. दोनों न्यूट्रल होते हैं लेकिन थोड़ा सा जो है मैस कंटेन कर रहे होते हैं.
They interact with matter very weakly and can even pass through the entire earth without being disturbed. अब जो कि चार्ज तो उनके पास ऑलरेडी नहीं है और मैस भी बहुत कम है, सो चार्ज हो तभी इंटरेक्शन ज़्यादा होता है, या समवट मैस हो तो फिर वो दूसरे पार्टिकल्स के साथ इंटरेक्ट करता है थ्रू ग्रेविटी और थ्रू अदर काइंड ऑफ फोर्सेज। लेकिन उनका चूँकि चार्ज भी नहीं है, मैस भी बहुत कम है, तो ये मैटर के साथ बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं करते, रिएक्ट नहीं करते, एंड कैन पास थ्रू द इंटायर अर्थ विदाउट बीइंग डिस्टर्ब्ड, और कहीं से भी जो है वो पास कर सकते हैं विदाउट बीइंग डिस्टर्ब्ड, विदाउट बीइंग इंटरेक्टेड विद अदर मैटर। सो इन बीटा माइनस डीके द चेंज इन एटॉमिक कॉन्फिगरेशन। अब बीटा माइनस डीके में कॉन्फिगरेशन किस तरह चेंज होती है, एक्स जी है जो हमारा पेरेंट एलिमेंट है। हमने कहा कि बीटा डीके के अंदर मास नंबर चेंज नहीं होता। क्यों नहीं चेंज होता? क्योंकि यहाँ पे हो क्या रहा है, बेसिकली न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो रहा है। सो एक न्यूट्रॉन कम हुआ, साथ ही साथ एक प्रोटॉन भी बन गया। तो ओवरऑल जब हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद को ऐड करेंगे, मास नंबर मालूम करेंगे, तो वो सेम रहेगा। सो ए सेम रहता है लेकिन एटॉमिक नंबर चेंज हो जाता है। बीटा माइनस डीके जो है इसके अंदर एटॉमिक नंबर 1 पॉइंट इंक्रीज़ कर जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एक प्रोटॉन बन रहा होता है। सो एटॉमिक नंबर 1 पॉइंट से इंक्रीज़ कर जाता है, साथ में इलेक्ट्रॉन बनता है और एंटी न्यूट्रिनो। अब बेसिकली जो रिएक्शन हो रहा होता है वो क्या हो रहा था कि आपका जो न्यूट्रॉन है वो ट्रांसफॉर्म हो रहा होता है प्रोटॉन में प्लस इलेक्ट्रॉन में, और साथ एक एंटी न्यूट्रिनो बना रहा होता है। So example of beta minus decay include the decay of carbon 14 into nitrogen 14 and it usually occur in neutron rich nuclei। अब इसकी एग्जांपल हमारे पास है कार्बन 14। कार्बन 14 जो है वो डिके करता है, ट्रांसफॉर्म होता है नाइट्रोजन 14 में, यानी हमने कहा था मास नंबर चेंज नहीं होगा। सो ये दोनों जो हैं कार्बन और नाइट्रोजन, हम कहेंगे ये दोनों एक दूसरे के आइसोबार्स हैं। आइसोबार्स का मतलब इनका मास नंबर सेम है लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। सो कार्बन के अंदर एक एटॉमिक नंबर उसका 1 पॉइंट से इंक्रीज़ कर जाता है, यानी एक प्रोटॉन ज़्यादा हो जाता है, दैट इज़ 7 और 14। और ये जो रिएक्शन होता है ये न्यूट्रॉन रिच न्यूक्लियाई में होता है। क्यों? क्योंकि हमने कहा कि जब न्यूट्रॉन की तादाद ज़्यादा होगी तो वहाँ पे जो न्यूट्रॉन है वो अपने आप को ट्रांसफॉर्म करके, चेंज करके प्रोटॉन बना देगा। तो जहाँ पे न्यूट्रॉन ज़्यादा होंगे वहाँ पे बीटा माइनस डिके होगा, यानी वहाँ पे जो न्यूट्रॉन है वो अपने आप को प्रोटॉन्स में कन्वर्ट करे होंगे। साथ में हमारे पास बीटा पार्टिकल, जब ये प्रोसेस हो रहा होता है, स्टेबिलिटी गेन कर रहा होता है आपका न्यूक्लियस, तो वहाँ पे वो बीटा पार्टिकल एमिट करता है जो कि इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, और नेक्स्ट बीटा प्लस डीके में हम देखेंगे कि वो एक पॉजिट्रॉन भी हो सकता है। सो व्हाट इज़ बीटा प्लस डीके? In beta plus decay, the proton disintegrates to yield a neutron, causing a decrease in the atomic number of the radioactive sample। अब बीटा प्लस डिके में क्या होता है कि प्रोटॉन जो है वो न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो रहा होता है। तो जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो रहा है तो इसका मतलब एटॉमिक नंबर जो है वो 1 पॉइंट से कम हो रहा होता है, क्योंकि एटॉमिक नंबर जो है वो प्रोटॉन्स की तादाद है। सो प्रोटॉन चूँकि चेंज हो गया न्यूट्रॉन में, तो एक प्रोटॉन ख़त्म हो गया तो एटॉमिक नंबर 1 पॉइंट से कम हो जाएगा। द न्यूक्लियस एक्सपीरियंस अ लॉस ऑफ प्रोटॉन बट गेन्स अ न्यूट्रॉन। अब एक प्रोटॉन उसने लूज़ किया, साथ ही साथ एक न्यूट्रॉन भी गेन कर लिया। सो ओवरऑल जो आपका मास नंबर है उसमें कोई चेंज नहीं आता है। अगेन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इज़ इंपॉर्टेंट। अब अगेन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज जो है वो भी हमें रिक्वायर्ड है। द बीटा प्लस डिके in order to obey the conservation of law also yields a positron and a neutrino। अब जिस तरह एक पॉजिटिव चार्ज खुद से बन नहीं सकता, उसके साथ नेगेटिव चार्ज का बनना ज़रूरी है, इसी तरह पॉजिटिव चार्ज डिके भी नहीं हो सकता। सो अगर प्रोटॉन डिके हुआ है तो उसके नतीजे में एक पॉजिट्रॉन बन गया है, ताकि टोटल जो पॉजिटिव चार्ज है उसको कंजर्व रखा जा सके, और साथ में न्यूट्रिनो की फॉर्मेशन होती है। अ पॉजिट्रॉन इज़ द एंटी मैटर इक्विवेलेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। पॉजिट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल है। द सेम इन ऑल एस्पेक्ट्स एक्सेप्ट दैट अ पॉजिट्रॉन हैज़ अ पॉजिटिव चार्ज। अब सारा का सारा जो है वो इलेक्ट्रॉन की तरह का होता है, उतना ही मास होता है, उतना ही उसके ऊपर चार्ज होता है, लेकिन फ़र्क सिर्फ ये आता है कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव मैग्नीट्यूड के साथ होता है, इसका जो चार्ज है ये पॉजिटिव होता है। सो अ न्यूट्रिनोज बिहेवियर इज़ द सेम एज एंटी न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनो भी एंटी न्यूट्रिनो की तरह होता है, यानी उसका भी कोई चार्ज बिल्कुल भी नहीं होता है, मास बहुत कम होता है और वो मैटर के साथ इंटरेक्शन नहीं करता है। सो इस केस में हम एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन को इस तरह से लिख सकते हैं कि आपका जो पेरेंट न्यूक्लियस है XZA, ये ट्रांसफॉर्म हो जाता है एक नए न्यूक्लियस YZ-1 इंटू ए में, यानी मास नंबर चेंज नहीं होता है, एटॉमिक नंबर 1 पॉइंट से डिक्रीज़ कर जाता है। ये चीज़ आपने याद रखनी है कि बीटा माइनस डिके जो है उसमें आपका जो एटॉमिक नंबर है वो 1 पॉइंट बढ़ता है।
और बीटा प्लस डीके के अंदर जो आपका एटॉमिक नंबर है वो 1 पॉइंट कम होता है। और उसको माइनस क्यों कहा, क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन एमिट होता है, और इसको प्लस क्यों कहा, क्योंकि यहाँ पे पॉजिट्रॉन एमिट होता है, साथ में न्यूट्रिनो बनता है। सो बेसिकली जो रिएक्शन हो रहा है दैट इज़ प्रोटॉन जो है वो चेंज हो रहा है न्यूट्रॉन में, साथ पॉजिट्रॉन बना रहा है और साथ में न्यूट्रिनो में कन्वर्ट हो रहा है। there is no increase in mass number because of proton and neutron have the same mass। क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास ऑलमोस्ट इक्वल है, सो अगर एक प्रोटॉन वहाँ पे डिस्ट्रॉय हुआ है तो एक न्यूट्रॉन भी बन गया है, सो ओवरऑल जो मास है वो कंजर्व रहता है। और अगर हम इन पार्टिकल्स की बात करें तो ये पार्टिकल न्यूक्लियस के अंदर नहीं रहते, इलेक्ट्रॉन यानी जो हमारा बीटा पार्टिकल बनता है वो भी न्यूक्लियस में से स्केप कर जाता है, जो न्यूट्रिनो या एंटी न्यूट्रिनो है वो भी न्यूक्लियस में से स्केप कर जाता है। Example of beta plus decay is the conversion of oxygen 15 to nitrogen 15। अब ऑक्सीजन 15 जो है जब वो ट्रांसफॉर्म होता है नाइट्रोजन 15 में, यानी मास नंबर सेम रहेगा, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 1 पॉइंट डिक्रीज कर जाता है, 8 से 7 हो जाता है। साथ में पॉजिट्रॉन जो है वो हमारे पास इमिट होता है, और पॉजिट्रॉन जो है हमारे पास ये भी बीटा पार्टिकल है। नेक्स्ट वी हैव सम इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ बीटा पार्टिकल्स। Beta particles have a mass which is half of 1,000 of the mass of a proton। बीटा पार्टिकल का जो मास है वो प्रोटॉन के मुकाबले में भी बहुत कम होता है। अगर हम प्रोटॉन के मास का 1000 पार्ट लें, 1000वां हिस्सा लें, तो उसका भी जो हाफ है वो हमारे पास बीटा पार्टिकल का मास होता है। एज दे हैव अ स्मॉल मास एंड कैन बी रिलीज विद हाई एनर्जी दे कैन रीच रिलेटिविस्टिक स्पीड्स। अब जो बीटा पार्टिकल है उनका मास बहुत कम होता है और इसलिए उनको बहुत ज़्यादा वेलोसिटी के साथ मूव करवाया जा सकता है। जितना भी कोई पार्टिकल हैवी होता है उतना ही उसको स्पीड देना जो है वो हमारे लिए मुश्किल होता है, और जितना कोई पार्टिकल लाइट होता है उसको उतनी ही ज़्यादा वेलोसिटी से मूव करवाया जा सकता है। सो बीटा पार्टिकल जो हैं उनका मास बहुत कम होता है और वो बहुत ज़्यादा एनर्जी के साथ मूव कर रहे होते हैं। सो उनकी जो स्पीड है वो अप्रोच कर जाती है स्पीड ऑफ लाइट को, यानी बहुत ज़्यादा स्पीड से ट्रैवल करते हैं। उसके ऑपोजिट अगर हम अल्फ़ा पार्टिकल को देखें तो वो 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन कैरी कर रहे होते हैं, यानी बीटा पार्टिकल के मुकाबले में उनका मास बहुत ज़्यादा होता है। सो उनकी जो स्पीड होती है वो रिलेटिवली स्लो होती है। सो अल्फ़ा पार्टिकल्स की स्पीड कम है, बीटा पार्टिकल की स्पीड जो है वो अल्फ़ा पार्टिकल के मुकाबले में ज़्यादा होती है। Their light mass means that they lose energy quickly through interaction with matter। अब वो अपने लाइट मास की वजह से अपनी एनर्जी जो है उसको फ़ौरन से लूज़ कर देते हैं, यानी मैटर के साथ इंटरेक्ट करते हैं, अपनी एनर्जी जो है वो दूसरे हैवी पार्टिकल्स को ट्रांसफ़र कर देते हैं। Beta particles are much less ionizing than alpha particle and generally do less damage for a given amount of energy deposition। अब जो बीटा पार्टिकल हैं ऑल्दो दे हैव अ वेरी हाई एनर्जी एंड मूव विद वेरी फास्ट स्पीड, लेकिन उनकी जो आयोनाइजेशन पावर है वो बहुत कम होती है। आयोनाइजेशन पावर का मतलब जब वो मटेरियल में से पास कर रहे होते हैं तो उसको किस हद तक आयोनाइज करते हैं, आयोनाइज करने का मतलब किस हद तक उसको पॉजिटिव आयन या नेगेटिव आयन में कन्वर्ट करते हैं, तो उनकी जो आयोनाइजेशन पावर है वो कम होती है। अब उसकी रीज़न क्या है कि जो बीटा अल्फ़ा पार्टिकल है, अल्फ़ा पार्टिकल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है नंबर 1, और पॉजिटिव चार्ज के लिए ये आसान होता है कि वो इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्शन करके किसी भी मटेरियल में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल ले और उसको पॉजिटिवली चार्ज कर दे, यानी उसको आयोनाइज कर दे। दूसरे नंबर पे उस पर चार्ज की मैग्नीट्यूड भी ज़्यादा होती है, यानी 2 प्रोटॉन का चार्ज उसके पास होता है। और उसके अपोजिट अगर हम बीटा पार्टिकल को देखें तो इसके पास सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, और चूंकि वो नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज का जो है वो इंटरेक्शन करना या दूसरे पार्टिकल को आयोनाइज करना जो है वो एज सच पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बीटा पार्टिकल अगर टकराएगा आयोनाइज करेगा तो किस वजह से, कि वो जाके उस इलेक्ट्रॉन से टकराएगा, उसको नॉकआउट कर देगा उस एटम से बाहर, और उसको एक पॉजिटिवली चार्ज आयन में कन्वर्ट कर देगा। और अल्फ़ा पार्टिकल जो है उसको कोलाइड करने की ज़रूरत नहीं है, वो अपनी इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन की वजह से उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल लेगा। सो इलेक्ट्रॉन जो अल्फ़ा पार्टिकल है उसका इंटरेक्शन करना आयोनाइजेशन सेंस में, यानी किसी भी मैटर को आयोनाइज करना जो है वो ज़्यादा आसान है एज़ कम्पेयर टू बीटा पार्टिकल। सो बीटा पार्टिकल की जो आयोनाइजेशन पावर है वो अल्फ़ा पार्टिकल के मुकाबले में बहुत कम होती है, और उसकी वजह से वो कम डैमेज कॉज करते हैं। यानी जब आयोनाइजेशन होती है तो वो उस मटेरियल के अंदर बहुत सारे चेंजिंग्स ले आती है, यानी जो एलिमेंट है उनकी कॉम्पोजिशन चेंज हो रही होती है, बदल रही होती है, वो आयोनाइज हो रहे होते हैं। सो अल्फ़ा पार्टिकल जब किसी मटेरियल में से पास करते हैं तो उस मटेरियल की आइडेंटिटी जो है उसको ख़त्म कर देते हैं, उसको बहुत हद तक डैमेज कर देते हैं। और हमारी स्किन के ऊपर भी अगर वो पड़ते हैं अल्फ़ा पार्टिकल तो वो उसको उसके अंदर बर्न्स कॉज कर देंगे, स्किन को जला देंगे।
उसके ऑपोजिट अगर हम बीटा पार्टिकल्स को देखें तो चूंकि वो बहुत ज़्यादा आयोनाइज नहीं करते, तो वो जिस मटेरियल में से भी पास करेंगे उसकी आइडेंटिटी को बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचाएंगे, ऑल्दो उनके पास उतनी ही एनर्जी हो जितनी के अल्फ़ा पार्टिकल्स के पास है। They typically have ranges of tens of centimeters in air and a few millimeters in materials. अब tens of centimeter means सेंटीमीटर का टेंस ऑफ सेंटीमीटर जो है मतलब 10, 20, 30 की रेंज में, इतने सेंटीमीटर्स तक उनकी जो रेंज है वो एयर में होती है, और कुछ मिलीमीटर्स में जो उनकी रेंज है वो मटेरियल में, यानी एयर में अगर हम बात करें तो सेंटीमीटर्स में उसकी रेंज होती है, और मटेरियल में से पास करना एयर के मुकाबले में डिफ़िकल्ट है, सो वहाँ पे मिलीमीटर्स में अल्फ़ा पार्टिकल्स की बीटा पार्टिकल्स की रेंज होती है। रेंज का मतलब कितना डिस्टेंस वो ट्रैवल कर पाएंगे इससे पहले कि उनकी सारी एनर्जी जो है वो ख़त्म हो जाए। अब एनर्जी क्यों ख़त्म होती है हम अल्फ़ा पार्टिकल के केस में भी देख चुके हैं कि जब वो मटेरियल में से पास कर रहा होता है तो वो उस मटेरियल के पार्टिकल के साथ इंटरेक्शन कर रहा है, उसको आयोनाइज कर रहा है, उनको अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र कर रहा है। सो एनर्जी ट्रांसफ़र करते करते एक टाइम ऐसा आता है कि उसकी एनर्जी बिल्कुल ना होने के बराबर हो जाती है। उस टाइम पे फिर वो फर्दर ट्रैवल नहीं कर पाता और उस पॉइंट पे उस मटेरियल के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है। एनर्जी को पूरा ख़त्म होने से पहले वो जितना डिस्टेंस किसी मटेरियल में ट्रैवल कर जाए उसको हम उसकी रेंज कहते हैं। सो बीटा पार्टिकल्स की जो रेंज है वो अल्फ़ा पार्टिकल के मुकाबले में ज़्यादा होती है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंटरेक्शंस नहीं करता, बहुत ज़्यादा आयनाइजेशन नहीं करता, इसलिए वो ज़्यादा डिस्टेंस तक ट्रैवल कर जाता है। उसके ऑपोजिट अल्फ़ा पार्टिकल्स की जो रेंज है वो बहुत कम होती है।